18 मार्च 1984 ओसाका जापान। दो हुडेड और आर्म्ड लोग एक घर में घुसते हैं। घर में एक इंसान नहा रहा था। वो हुडेड लोग उस इंसान को किडनैप कर लेते हैं। ये किडनैप हुआ इंसान कात्सुहिसा इजाकी था और ये जापान की एक काफ़ी बड़ी कंपनी इजाकी ग्लिको का हेड था। किडनैपिंग के अगले दिन किडनैपर्स की तरफ से एक रैंसम लेटर आता है। इस लेटर में उनकी डिमांड्स लिखी थी। वो कात्सुहिसा इजाकी के एक्सचेंज में इजाकी ग्लिको कंपनी से 1 बिलियन येन और साथ में 100 किलो गोल्ड की डिमांड कर रहे थे। बट किडनैपर्स का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि 2 दिनों बाद रैंसम मिलने से पहले ही इजाकी भाग गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुबह होने से पहले ही रस्सी से बंधा हुआ इजाकी खुद को उस रस्सी से फ्री करने में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद उससे जिस वेयर हाउस में रखा था वो उसका डोर तोड़ के वहां से भाग जाता है। रास्ते में इजाकी को 2 लोग मिलते हैं जिनकी हेल्प से वो पुलिस को कांटेक्ट करता है। पुलिस ने इजाकी से उसके किडनैपर्स की डिस्क्रिप्शन मांगी बट अनफॉर्चुनेटली इजाकी ने उनमें से किसी का भी फेस नहीं देखा था, तो पुलिस को किडनैपर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इजाकी के एस्केप करने की वजह से किडनैपर्स फ्रस्ट्रेटेड थे। थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने $4,80,000 की डिमांड रखी और उनके अकॉर्डिंग अगर ये रैंसम उन्हें नहीं मिला तो वो इजाकी ग्लिको कंपनी की कैंडीज में साइनाइड मिला देंगे। इजाकी ग्लिको का कैंडी का बहुत बड़ा बिजनेस था, तो ये एक सीरियस थ्रेट थी और ताकि कंपनी और अथॉरिटीज इस थ्रेट को सीरियसली ले, इसलिए किडनैपर्स का ग्रुप ग्लिको के हेडक्वार्टर्स जाकर वहां कुछ चीजें जला देता है। उस टाइम की जापान की पुलिस अपने काम में बहुत ही एफिशिएंट थी, बट इस सिचुएशन को लेकर उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हो रही थी। मीडिया में भी पुलिस को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था। इसके बाद 8 अप्रैल को मीडिया को एक लेटर मिलता है। ये लेटर उन्हीं किडनैपर्स की तरफ से था और इसमें पुलिस को मॉक किया गया था। लेटर में किडनैपर्स ने ये लिखा था, ये लेटर बेवकूफ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है। क्या तुम सब इडियट्स हो? इतने सारे पुलिस वाले होने के बाद भी तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर तुम अपने काम में प्रो होते तो अभी तक तुम हम लोगों को पकड़ चुके होते, बट क्योंकि तुम सब लोग इडियट्स हो तो हम ही कुछ हिंट्स देकर तुम लोगों की हेल्प करेंगे। लेटर में पुलिस की कुछ थ्योरीज को किडनैपर्स ने गलत बताया था। जैसे पुलिस की एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये किडनैपिंग इनसाइड जॉब थी, मतलब किसी कंपनी के ही एम्प्लॉय का इस किडनैपिंग में हाथ था और जिस वेयर हाउस में इजाकी को रखा था उसके ओनर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे। तो किडनैपर्स ने इस थियरी को गलत बताया। उन्होंने लेटर में ये भी मेंशन किया कि जिस कार का किडनैपिंग में यूज हुआ था उसका कलर ग्रे था और जिस जगह से उन्होंने खाना परचेज किया था उस जगह का नाम भी बताया। इसके बाद वो लेटर में फिर से पुलिस को मॉक करते हैं। ये बस पहला लेटर था और इसके बाद ऐसे 100 से भी ज्यादा लेटर्स आए। ये ग्रुप मीडिया को लेटर्स भेजकर अथॉरिटीज तक अपने मैसेजेस पहुंचाते थे और सिंस ये लेटर मीडिया को मिलते थे तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी पब्लिक तक पहुंच जाती थी। हर लेटर में कुछ रैंडम सा क्लू होता था, जो होता तो क्लू था बट एक्चुअली कहीं लीड नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेटर में किडनैपर्स ने क्लू दिया था कि किडनैपिंग के लिए जो कार यूज हुई थी उसका कलर ग्रे था, बट ग्रे बहुत ही कॉमन कार कलर होता है और ग्रे कलर की इतनी ज्यादा कार्स में से किसी एक कार को ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट काम था। तो क्लू के होते हुए भी पुलिस किसी लीड तक नहीं पहुंच पाती थी और इसी वजह से किडनैपर्स पुलिस को यूजलेस और इनकॉम्पिटेंट दिखाने में सक्सेसफुल हो रहे थे। पुलिस को एक अलग सा क्लू मिलता है बट वो लेटर में मिली इन्फॉर्मेशन से नहीं पर लेटर को लिखने के स्टाइल से मिलता है। लेटर का वे ऑफ राइटिंग ये इंडिकेट कर रहा था कि ये स्टाइल ऑफ राइटिंग जापान के ओसाका एरिया में यूज होता था। ये क्लू था तो इंटरेस्टिंग, बट सिंस ओसाका बहुत बड़ा एरिया है तो पुलिस इस क्लू का कोई फायदा नहीं उठा सकी। लेटर आते रहे और उनमें पुलिस का मजाक भी उड़ता रहा। कुछ टाइम बाद लेटर्स में वो किडनैपर्स का ग्रुप खुद को द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के नाम से रेफर करने लगा। इस वजह से कुछ टाइम में कॉमन लोग और मीडिया भी इस ग्रुप को इसी नाम से जानने लगी। ये ग्रुप अलग अलग क्राइम करता था और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। इसके बाद सितंबर में ये ग्रुप मोरिनागा एंड कंपनी को थ्रेटनिंग लेटर्स भेजता है और $4,10,000 की डिमांड रखता है। ये कंपनी स्वीट्स और कन्फेक्शनरी से रिलेटेड थी। पुलिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मोरिनागा इस ग्रुप की डिमांड्स पूरी नहीं करता और फिर 8 अक्टूबर को जापान के न्यूज़पेपर्स को एक लेटर मिलता है और इस लेटर में ये लिखा था, ये लेटर जापान की सभी मॉम्स के लिए है। ऑटम सीजन आ गया है और ऑटम सीजन के साथ स्वीट्स खाने का सीजन भी आ गया है और जब स्वीट्स की बात होती है तो एक ही नाम याद आता है और वो है मोरिनागा। तो मोरिनागा की स्वीट्स में हमने एक स्पेशल फ्लेवर ऐड किया है, पोटेशियम साइनाइड का फ्लेवर। हमने इन स्पेशल फ्लेवर वाली स्वीट्स पे लेबल लगा दिए हैं कि ये पॉइजन कंटेन करती हैं और इसके अलावा हमने हताका से टोक्यो तक स्टोर्स में इसी तरह के 20 बॉक्सेस पहुंचा दिए हैं। ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है। हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट टाइम 30 बॉक्सेस होंगे और उनपे कोई भी वार्निंग लेबल्स नहीं होंगे। इस लेटर के मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हो गई और इन्वेस्टिगेशन की स्पीड बढ़ गई। उस लेटर में ग्रुप ने जो भी मेंशन किया था वो सच था
सेम डे कई स्टोर से ऐसी स्वीट्स और कैंडीज के पैकेट मिलते हैं जिनमें एक पेपर नोट अटैच था और इस वार्निंग नोट पे डेंजर साइनाइड मेंशन था। इस तरह के 18 पैकेट्स मिलते हैं और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 18 पैकेट्स में से एक पैकेट ऐसे स्टोर के पास मिला था जो कात्सुहिसा इज़ाकी के घर से बस 35 मीटर के डिस्टेंस पे था। ये वही कात्सुहिसा इज़ाकी है जिसे इस ग्रुप ने शुरू में किडनैप किया था। इन सभी बॉक्सेस की टेस्टिंग हुई। रिपोर्ट्स में ये बात रिवील हुई कि सभी लेबल्ड बॉक्सेस में साइनाइड नहीं था, कुछ ही बॉक्सेस में था और कम से कम एक बॉक्स में इतना साइनाइड था कि किसी भी इंसान की डेथ हो सकती थी। वार्निंग की वजह से लोगों ने स्वीट्स और कैंडीज नहीं खरीदी थी और इस वजह से किसी ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हुआ, बट ये एक सीरियस सिचुएशन थी। इसके बाद ऑलमोस्ट 40,000 पुलिस ऑफिसर्स पूरे जापान में 2 हफ्तों तक सीक्रेटली ग्रोसरी स्टोर्स को ऑब्जर्व करते रहे, बट इस बार भी कोई सस्पेक्ट हाथ नहीं लगा। पर इस बार पुलिस को एक काफी इंपॉर्टेंट क्लू मिला। इन्वेस्टिगेटर्स को 7 अक्टूबर की एक सर्विलेंस फुटेज मिलती है। इस फुटेज में एक सस्पेक्ट दिख रहा था जो शेल्फ पे कुछ रख रहा था। बाद में इसी शेल्फ से वो पॉइजन वाली कैंडी भी मिली थी। सस्पेक्ट ने एक बेसबॉल हैट और ग्लासेस पहने थे, बट सिंस ये साल 1984 था तो सर्वेलेंस वीडियो की क्वालिटी बहुत ही खराब थी और सस्पेक्ट का फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था। सस्पेक्ट की फुटेज और पिक्चर्स पब्लिकली रिलीज हुई, बट वो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। इसके अलावा पुलिस ने इस ग्रुप के लोगों को किए हुए एक्सटॉर्शन कॉल्स की रिकॉर्डिंग भी पब्लिक के लिए रिलीज की और इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग चीज सामने आई। उस ग्रुप की धमकी वाली कॉल रिकॉर्डिंग टेप्स में जो आवाज थी, सरप्राइजिंगली वो एक फीमेल और एक बच्चे की थी। एक रिकॉर्डिंग में क्लियरली सुनाई दे रहा था कि एक बच्चा किसी विक्टिम को पैसे बस स्टॉप के बेंच के पीछे ड्रॉप करने की डायरेक्शंस दे रहा था। इन फोन कॉल रिकॉर्डिंग से कोई पकड़ा तो नहीं गया, बट इस इन्फॉर्मेशन के रिवील होने के बाद पब्लिक को इस पूरी सिचुएशन को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव मिला। वो एक फीमेल और एक बच्चे को एज अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। किडनैपिंग के 1 साल बाद मार्च 1985 तक ये ग्रुप ऑलमोस्ट 31 कंपनीज को विक्टिम बना चुका था। कुछ कंपनीज रैंसम देने को रेडी भी हो जाती थी और ग्रुप की बताई हुई जगह पे रैंसम ड्रॉप कर देती थी, बट द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने एक भी बार ड्रॉप की लोकेशन से पैसे पिक नहीं किए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस बात का डाउट होता था कि जैसे ही उनमें से कोई रैंसम पिक करने जाएगा वैसे ही पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, और इनफैक्ट उनका यह डाउट बिल्कुल सही था। जब भी किसी कंपनी ने रैंसम देने के लिए अग्री किया था, हर बार पुलिस उसमें इन्वॉल्व होती थी और वो रैंसम को ड्रॉप करने वाली लोकेशन को थरली मॉनिटर करते थे। ऐसे ही एक रैंसम ड्रॉप लोकेशन पर पुलिस नॉर्मल कपड़ों में गई थी। वो कंपनी के एम्प्लॉयज बनकर खुद रैंसम ड्रॉप करने गए थे, बट कोई रैंसम पिक करने नहीं आया और अगले दिन उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने पुलिस को मॉक किया था और ये बात रिवील की थी कि ग्रुप रैंसम ड्रॉप करने आए लोगों को देखकर ही समझ गया था कि वो पुलिस वाले लोग हैं। इसके बाद 12 अगस्त 1985 को ग्रुप की तरफ से लास्ट लेटर आता है और इस लेटर में ग्रुप ये अनाउंस करता है कि इसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज स्टॉप कर देंगे। एंड जस्ट लाइक दैट द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस नाम का वो मिस्टीरियस ग्रुप सडनली इनएक्टिव हो जाता है एंड दे वर नेवर कॉट। तो इस ग्रुप के पीछे किसका हाथ हो सकता है, इसको लेकर लोगों की कई थियरीज हैं। तो फर्स्ट थियरी के अकॉर्डिंग ये एक इनसाइड जॉब थी जिसमें इज़ाकी ग्लिको के हेड कात्सुहिसा इज़ाकी भी इन्वॉल्व थे। तो इस थियरी के ओरिजिन के पीछे 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि जिस तरह कात्सुहिसा इज़ाकी बहुत ही इजीली किडनैपर से बचकर भाग जाता है, इस बात पे पब्लिक और अथॉरिटीज को डाउट हो रहा था। और दूसरा रीजन ये है कि द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने मोरिनागा की कैंडीज में तो साइनाइड मिलाया था, बट इज़ाकी ग्लिको की कैंडीज को बस पॉइजन करने की थ्रेट ही दी थी और एक्चुअली में कोई पॉइजन नहीं मिलाया। बट इस थियरी के अगेंस्ट ये आर्ग्यूमेंट जाता है कि इवन दो इज़ाकी ग्लिको की कैंडीज में कोई पॉइजन नहीं मिला था, बट स्टिल कंपनी को जब ग्रुप की तरफ से कैंडीज को पॉइजन करने की थ्रेट आई थी तो उसके बाद उनके सभी प्रोडक्ट्स मार्केट से रिकॉल हो गए थे। उनका काफ़ी लॉस हुआ था और साथ ही कुछ टाइम के लिए कंपनी ने प्रोडक्शन भी बंद कर दिया था। इसके अलावा ऐसा कोई भी प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला जो कात्सुहिसा इज़ाकी का इस ग्रुप से कोई भी कनेक्शन या रिलेशन एस्टेब्लिश करता हो। सेकंड थियरी के अकॉर्डिंग नवंबर 1984 में कैंडीज पॉइजन करने के बाद कंपनीज और पब्लिक ने द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस को काफ़ी सीरियसली लेना शुरू किया। इसके चलते ग्रुप की डिमांड्स के अकॉर्डिंग उन्हें 10 करोड़ येन एज रैंसम मिल रहा था। रैंसम के पैसे जापान की क्योटो नाम की जगह के एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉप होने थे। पुलिस उस पूरे एरिया के अच्छे से सर्वेलेंस कर रही थी और सर्वेलेंस करते हुए वो एक सस्पिशियस इंसान को स्पॉट करते हैं। पुलिस उसके पीछे लग जाती है बट वो बच जाता है। जिस कार में वो भागा था पुलिस बाद में उस कार को सक्सेसफुली ढूंढ लेती है। ये कार चोरी की थी। इसके अलावा जिन पुलिस ऑफिसर्स ने सस्पेक्ट का फेस देखा था वो उस सस्पेक्ट का एक स्केच रेडी करवाते हैं
और जनवरी में पब्लिक के लिए रिलीज करते हैं। जल्द ही पुलिस को स्केच की डिस्क्रिप्शन से मिलता हुआ एक इंसान मिलता है। इसका नाम था मनाबू मियाजाकी और उसका फेस स्केच से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर था। मनाबू मियाजाकी एक यकूजा बॉस का बेटा था। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था और पास्ट में कई बार अरेस्ट हो चुका था। पुलिस कन्विंस थी कि किसी तरह द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस में मियाजाकी की इन्वॉल्वमेंट थी, बट स्टिल कुछ नहीं हो पाया। मियाजाकी ने अथॉरिटीज़ को ऐसे एविडेंस दिए जिससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि ग्रुप की एक्टिविटीज़ के टाइम पे वो उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था, और पुलिस को भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे मियाजाकी और द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस का कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश होता। तो काफ़ी कंपनीज को हरास करने के बाद और पुलिस को 100 से भी ज़्यादा लेटर्स भेज के मॉक करने वाले इस ग्रुप का क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चला है। जापान पुलिस की हिस्ट्री में आज भी ये केस एक डार्क स्पॉट की तरह है, और मे बी आज भी द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस में इन्वॉल्व लोग फ्रीली जापान की स्ट्रीट्स पर घूमते हों। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर अच्छी लगी हो तो हिट दैट लाइक बटन, और फ्यूचर में ऐसी केस स्टडीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।